कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता। एक बार तबीयत से पत्थर तो उछाल कर देखो। ये जो लाइनें हैं मशहूर शायर दुष्यंत की हैं और इन लाइनों को सच साबित कर दिखाया दिल्ली की इन महिलाओं ने, जिनकी आंखें रोशनी से मरहूम हैं। मैंने कोविड फर्स्ट वेव से इसकी शुरुआत की थी। मेरे फादर डिफेंस में थे और ब्रदर भी डिफेंस में है। मुझे भी जाने का मौका मिला था, लेकिन साइनस की वजह से मैं नहीं जा पाया। तो बचपन से मन में था कि कुछ न कुछ सोशल करना है, ये नहीं पता था क्या करना है। लेकिन कोविड फर्स्ट वेव में मुझे ये मौका मिला करने का। वक्त मैंने देखा कि एक ब्लाइंड सीनियर सिटीजन थे, वो भीख मांग रहे थे। और जब मैंने उनको भीख मांगते हुए देखा तो वहाँ पे न कोई दुकानें थी और कुछ भी नहीं था, वो खाली सब कुछ बंद था और वहाँ पे वो हाथ फैला रहे थे। तो मैंने ये चीज़ देखा तो फिर मुझे रहा नहीं गया। क्या मैंने उनसे पूछा कि आप भीख क्यों मांग रहे? तब जब उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ, मेरे जो फादर थे वो भी ब्लाइंड थे, वो भी भीख मांगते थे। तो मैंने बोला क्या वजह क्या रहे, पढ़ाई क्यों नहीं? तो बस मुझे एक लगा कि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जहाँ हम इनके लिए अगर इनको एजुकेट कर सकते हैं तो इनका ये जो बैरियर है वो खत्म हो सकता है भीख मांगने का। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। संघर्ष की कहानियां तो आप लोगों ने बहुत सारी सुनी होंगी, पर आज की संघर्ष की कहानी आप सुन लेंगे तो हर चुनौती कम लगेगी। एक शायरी आप सभी लोगों ने सुनी होगी, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता। एक बार तबीयत से पत्थर तो उछाल कर देखो। ये जो लाइनें हैं मशहूर शायर दुष्यंत की हैं और इन लाइनों को सच साबित कर दिखाया दिल्ली की इन महिलाओं ने, जिनकी आंखें रोशनी से मरहूम हैं, पर ये मन की आंखों से काम करते हैं। आइए जुड़ते हैं दिल्ली की उन महिलाओं से जिनका जज्बा कमाल है। एक लड़की जो आंखों से कहें, आज इनकी आंखों की रोशनी नहीं है फिर भी क्रिकेट खेलती हैं। एक ऐसी लड़की जिनके परिवार में बहुत सारी समस्याएं हुई और उसके बाद भी आज एसएससी में सिलेक्शन हुआ है। आइए जुड़ते हैं ऐसी महिलाओं से जो सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमू दास है। सीमू दास है। हाँ जी। ये समस्या आपको जन्म से थी या बीच में हुई? मेरा ये समस्या जन्म से ही थी और जन्म जी। से थी। तो फिर पढ़ाई कैसे करते थे आप? पढ़ाई तो मैंने ब्रेल से की है। ब्रेल से की है। जी। तो एक बात बताइए, जैसे परिवार किस तरीके का है? मध्यम वर्गीय परिवार है, परिवार में आर्थिक स्थिति कैसी रही हो? मेरे परिवार में तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मेरे परिवार में मेरा सिर्फ मम्मी है और पापा तो हम लोगों को छोड़ के चली गई, क्योंकि मेरा भैया भी ब्लाइंड है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना बात कर सकता है। तो जैसे मैंने भैया ने तो जन्म पापा जी ने आपको छोड़ दिया? हाँ, क्योंकि उसको उसको ऐसा लगा कि मेरा मेरा बेटा भी ऐसा ही हुआ, तो उसको लगा कि बेटी भी ऐसे ही होंगे। तो जैसे ही मेरा मम्मी की मैं 7 महीने के पेट में थी, तो उस टाइम पे मेरा पापा मेरा मम्मी को छोड़ के चले गए। अच्छा, तो फिर किस तरीके से खर्चा वर्चा होता था ये? बहुत मुश्किल हुआ। जैसे मैंने जन्म लिया, मेरा परिवार में कोई नहीं था जो इनकम करके हम लोगों को खिलाए। मेरा मम्मी ऐसे 1 महीना घर पे रही मेरे साथ। उसके बाद जैसे मेरे 1 महीना कंप्लीट हो गया, उसके बाद मेरा मम्मी मुझे छोड़कर कहीं और काम करने चली गई, क्योंकि उस टाइम मेरा ग्रैंड मदर थी, वो ग्रैंड मदर भी बहुत बीमार थी उस उसको वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं उस टाइम पर। तो मेरा मम्मी ही थी एक बस सोशल इनकम के लिए। मेरा मम्मी ने सब कुछ किया है। उसने बहुत मुश्किल से हम लोगों को मतलब खिलाया पिलाया, दोनों को पालना, प्लस ग्रैंड मदर को देखना। और मेरा परिवार में कोई नहीं है, इसलिए मेरा पापा ने कभी आज तक सुध नहीं ली कि कहाँ हैं आप, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार? नहीं, पापा ने एक बार आया था जब मैं आई थिंक 1 साल की थी, मुझे इतना खास करके याद नहीं है। तो मुझे लेने आए थे, तो मेरा मम्मी ने बोला मैं अपना बेटी को दे नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसका मन में इतना बिलीफ नहीं था, क्योंकि जिस टाइम में मम्मी को पापा का ज़रूरत थी उस टाइम पे उसको मिला नहीं, तो उसको इसलिए विश्वास नहीं किया कि मेरा बेटी को किस हाल में रखेंगे क्या। तो मेरा ग्रैंड मदर ने बोला कि नहीं, मैं अपना बेटी को भी नहीं दूँगी, अपना बेटी को भी किसी को भी देना नहीं चाहती हूँ। तो मेरा मम्मी ने बोला मैं नहीं जाऊँगी, ना ही मैं जाऊँगी, ना ही अपना बेटी को मैं दूँगी, कि जैसे मैं कर सकती हूँ वैसे मैं करूँगी, पर अपना बच्चे को मैं खिलाऊँगी जब तक मेरा सांस रहेंगे, मतलब अपना ब्रीथिंग रहेंगे। तो उसको बहुत मुश्किल हुआ, पर भी उसने कभी गिव अप नहीं किया। पर जहाँ भी हूँ आज तक मैं मेरा माँ के मम्मी कारण। माँ के कारण ही इस दुनिया में हूँ अभी। अच्छा, ये बताइए कि अभी कहाँ सिलेक्शन हुआ है आपका? मेरा तो फ़िलहाल कहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। एक्चुअली मैं इंडियन क्रिकेट वुमेन की तरफ से खेलती हूँ इंडिया के लिए। पहले मेरा सिलेक्शन हुआ था स्टेट में। मैं हूँ असम से, लेकिन मैं खेलती हूँ राजस्थान से। राजस्थान से जी। खेलती हूँ। तो राजस्थान में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 1 साल के अंदर में मेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ। और जो पहला जो इंडियन वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट जो है,
वो पहली बार लास्ट ईयर टीम बनी थी एक महिला के लिए। बॉयज़ के बारे में तो आपको पता होगा क्योंकि बॉयज़ तो खेलते रहते हैं, पर गर्ल्स के लिए पहली बार लास्ट ईयर ही थी ऐसा मौका। तो उसी टाइम में मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मम्मी भी बहुत खुश हुई कि मेरा बेटी इतना दूर जाके अभी इतना संघर्ष करके वो इतना अच्छा से खेल रहे हैं अभी इस टाइम पर। तो उसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं पहली बार दिल्ली आई उस टाइम में भी लोगों को बहुत ताना सुनना पड़ा, लेकिन मैं किसी मम्मी ने आप पे भरोसा कर लिया कि मेरी बेटी दिल्ली जाएगी तो कुछ कर पाएगी, ऐसा भरोसा कर लिया परिवार ने? मम्मी ने एक्चुअली पहली बार तो भरोसा नहीं कर पाई, क्योंकि दिल्ली में ये होता है कि लगता है कि लड़कियों के लिए थोड़ा सा ऐसा असुरक्षित महसूस हो रहा था आपके लिए, हाँ अकेले आ रहे थे। जी जी। तो इस वजह से तो मेरा जो परिवार में लोग हैं तो उन लोगों को मम्मी ने पूछा कि क्या मेरा लड़की जा रहे तो आप लोग क्या बताना चाहते हैं, क्या आप लोगों का डिसीजन क्या है। तो उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। मम्मी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ब्लाइंड वगैरह नहीं? मम्मी को नहीं है, सिर्फ भैया को है मेरा। तो अभी भाई क्या करता है आपका? भाई तो कुछ नहीं करते, क्योंकि उसके लिए कोई स्कूल वगैरह नहीं मिला, क्योंकि हम विलेज में रहते हैं। अच्छा, आपको स्कूल कैसे मिला ये बताइए? मुझे स्कूल ऐसा मिला कि जैसे होता है, शायद आपको पता होगा, जो क्रिश्चियन की कम्युनिटी होता है एक, किसका? क्रिश्चियन, जैसे हम हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम हाँ, नहीं हाँ, होता। क्रिश्चियन, हाँ, तो उसमें उन लोग कम्युनिटी, तो उन लोग जो ऐसा होता है ना, गांव में घूमते हैं, जैसे गरीब बच्चे को ढूंढते हैं जिसको पढ़ाई लिखा नहीं मिलता है, जो ब्लाइंड है, ऐसे गांव में ढूंढते हैं। हर संडे को आते हैं हम लोग। तो वैसे आए थे एक बार, तो मैं ना घर में ऐसे ही खेल रही थी अपना, मतलब घर में दोस्त लोगों के साथ। तो उन्होंने मेरा आँख में जो पहले ब्लैक वाला था ना, इसमें नहीं था पहले। ओके। तो उन लोगों ने पता किया कि इन लोगों ने पूछा है कि तुम्हारा लड़की ब्लाइंड है, तो बोला हाँ जी। तो मेरा मम्मी को पूछा है कि आप स्कूल देना चाहते हो, तो बोला जी हम देना चाहते हैं। बात यह है कि हम लोगों को पता नहीं चला कि इन लोगों के लिए भी स्कूल है। तो उन लोगों ने पूरी कहानी बताई कि नहीं, हम पढ़ाएंगे, हम लिखाएंगे, सब कुछ खर्चा वगैरह हम करेंगे, अगर आप देना चाहते हो तो परिवार से पूछ के बताएं। तो मेरा परिवार ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो मम्मी ने बोला तुमको जाना है, मैं बोला ज़रूर मुझे जाना है। क्या उम्र रही होगी? तब एक्चुअली मैं जन्म हुई 2002 में, तो 2006 में ये कहानी था। तो उसके बाद मम्मी ने बोला ठीक है तुम्हारा मर्जी है तो जाओ, लेकिन तो मैंने बोला देखो मम्मी, मुझे भरोसा करो, किसी की बात को सुनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपको 2002 में जन्म हुआ, 2006 की, तो उस समय आपको इतनी समझ डेवलप हो चुकी थी कि मतलब आप अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो कि मेरे को जाना है? नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि मुझे जाके पढ़ना है। हाँ। तो क्योंकि जहाँ पे मेरा स्कूल है उधर से मेरा घर लगभग 2.5 घंटा लगता है। तो मैं बहुत छोटी थी, तो मम्मी को मन नहीं था देने के लिए। तो मैंने, हाँ इतना तो समझदार थी मेरे अंदर की, हाँ मेरा ब्लाइंड हूँ, इतना तो मुझे पता चल रहा था मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे कम दिखता है थोड़ा थोड़ा। तो मैंने बोला मैं नहीं मम्मी, मैं भी जाके पढ़ना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कैसे, और लोग भी कैसे होंगे। तो मुझे पढ़ने का बहुत मन था, क्योंकि बचपन में जो बच्चे पढ़ते थे मेरा मतलब विलेज में, उन लोग को सुनती थी, क्योंकि मुझे दिखना नहीं आता था, इसलिए मैं उन लोग को सुनती थी, उन लोग क्या पढ़ते हैं। तो मैं ये सब सोचती थी कि मुझे कब मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सोचती थी। क्योंकि पहला जब नॉर्मल स्कूल में मेरा मतलब गए थे मेरा मम्मी बात करने के लिए, तो उन लोगों ने बोला कि आपका बेटे को दिखता नहीं है तो हम उसको एडमिशन नहीं कर सकते इधर। तो मम्मी को मन में थोड़ा दुख हो गया, तब मुझे समझ आया कि अच्छा मैं भी ब्लाइंड होता मतलब। तो उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि कोई मुझे मदद किया, और मैं आगे जाके इतना लिखाई पढ़ाई किया, अपना मम्मी पापा का नाम रोशन किया। तो इस वजह से मेरा पढ़ाई शुरू हुआ। वहीं पे आप हॉस्टल वगैरह में या उन्हीं के साथ रहने लगे थे? जी, हॉस्टल वगैरह सब कुछ फ्री था, उन लोगों ने मुझे सब कुछ किया। अच्छा, क्रिकेट टीम में कैसे सिलेक्शन हुआ? मेरा क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ 2022 में। 2022 में? हाँ जी। खेलते थे पहले से? खेलते नहीं, पहले मैं बिल्कुल नहीं खेलती थी। जैसे मेरा स्कूल में, जैसे मैं इंक्लूसिव स्कूल में थी पहले, तो उसमें लड़का लोग खेलते थे, तो मैं देखती थी कि उन लोग कैसे खेलते हैं, पर मुझे पता नहीं चलता था कि उन लोग कैसे उन लोग खेलते हैं, क्या करते हैं, बस मैं उसकी आवाज़ सुनती थी। तो जैसे कि मैं कोरोना का बाद, जैसे मेरा ग्रेजुएशन भी ऑलमोस्ट लाइक 1.5 ईयर ऑनलाइन हुआ है, और उसके बाद 1-1.5 साल ऑफलाइन हुआ है। तो जैसे ही मैं ही कॉलेज लाइफ में आई ऑफलाइन, तो मैं जैसे ही हॉस्टल में जुड़ गई, तब मैं मुंडिका में थी, वो भी एक NFB है। तो मुंडिका में लोग बातचीत करते थे कि हम ये स्टेट में जाऊंगे, मैं देहरादून जा रही हूँ, राजस्थान जा रही हूँ, वो बेंगलोर। नॉर्मल हुआ करते होंगे? नहीं, उन लोग भी ब्लाइंड ही है। वो भी ब्लाइंड? हाँ। तो इन लोग कहते हैं हम लोग उस स्टेट में जाएंगे खेलने के लिए। तो मैं बोला क्या खेलते हो आप लोग, मैंने ये पूछा। तो बोला हम लोग ब्लाइंड क्रिकेट खेलते हैं। बोला अच्छा। तो बोला तुमको भी जुड़ना है? तो बोला जी मुझे जुड़ना है। तो मुझे एक लड़की ने जुड़वाया, सोनाली, वो भी राजस्थान से खेलती थी क्रिकेट, तो उसने मुझे जुड़वाया उधर। तो उन्होंने बोला कि तुम एक बार जाके देखो। तो 2022 जून में पहला मैच था गुजरात से,
तो मैंने उस टाइम जस्ट मैंने सिर्फ सीखा ही था थोड़ा सा खेलने के लिए, तो मेरा पहला स्कोर था 40। 40। हाँ जी। जिसने गेंद को कभी देखा नहीं, नहीं। और कैसे कर लेते हो, कैच कर, क्या कर, बैटिंग करते हो, क्या करते हो मैं आप इसमें? ऑलराउंडर हूँ। जैसे हम लोग का बॉल में जो आवाज़ होता है एक, हाँ। आप लोग हम आवाज़ से सुन के हम बैट को घुमाते हैं, अच्छा। क्योंकि हम देख नहीं सकते, इसलिए हमको आवाज़ से हम लोग को सब कुछ करना पड़ता है। मैं जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल कंप्यूटर क्लास कर रही हूँ, तो जो भी नोट्स होता है तो हम लोग को नोट्स बनाना पड़ता है। तो मैंने 2-3 नोट्स बनाए, तो मैं आपको बताती हूँ। अपना नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाया है। ये जो बात कर रही है एक एमवीडी है, जिससे हम सुनकर हम अपना काम कर सकते हैं। जैसे उसने बोला सीमू नाम के मैंने जैसे बनाया है, तो अभी जैसे इसको एंटर मारेंगे तो आप देख सकते हो कि इसमें जितना हम नोट्स बनाया है पूरा लाइन वाइज, बिल्कुल। एरो डाउन एरो राइट लेफ्ट, इसके थ्रू हम रीड करते हैं, जिस जो भी लिखा हुआ है ना वो बता रहा है। जैसे कि कुछ स्पेलिंग मेरा गलत हो गया इसमें, तो वो बताएंगे कि स्पेलिंग एरर। हाँ, यस। हाँ। आपने कॉपी की स्पेलिंग इसमें मिस्टेक। हाँ, तो वो बताएंगे हाँ मैं कॉपी की स्पेलिंग मैंने मिस्टेक किया है, तो स्पेलिंग एरर, तो जिसको सुनकर हम दोबारा इसको स्पेलिंग को हम रिकरेक्ट कर सकते हैं। जिसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं लिखा है बैटल फॉर ब्लाइंड्स फाउंडेशन। यहाँ पर ये एक एनजीओ है जहाँ जिसके फाउंडर कहें या जिसको चलाने वाले हैं, उनका नाम है राम कुमार वर्मा। कैसे यहाँ शुरुआत की, इस एनजीओ की शुरुआत कैसे की? मैंने कोविड फर्स्ट वेव से इसकी शुरुआत की थी। जब क्या कैसे इंस्पायर हुए कि मेरे को ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ही काम करना है? बिल्कुल, मेरे फादर डिफेंस में थे और ब्रदर भी डिफेंस में है। मुझे भी जाने का मौका मिला था, लेकिन साइनस की वजह से मैं नहीं जा पाया। तो बचपन से मन में था कि कुछ न कुछ सोशल करना है, ये नहीं पता था क्या करना है। लेकिन कोविड फर्स्ट वेव में मुझे ये मौका मिला करने का, जब मुझे खुद कोविड हुआ था और मैं मेडिसिन ले रहा था। तो जब मैं मेडिसिन ले रहा था तो कोविड में वैसे भी लोग डरे हुए थे। मुझे लगा था कि शायद मेरी ज़िंदगी के ये आखिरी सालें हैं, मैं बचूंगा नहीं, ऐसा मन में था। लेकिन एक चीज़ मैंने उस वक्त सोचा कि अगर मैं बचूंगा तो लाइफ में कुछ न कुछ करूंगा। उसी वक्त मैंने देखा कि एक ब्लाइंड सीनियर सिटीजन थे, वो भीख मांग रहे थे। और जब मैंने उनको भीख मांगते हुए देखा तो वहाँ पे ना कोई दुकानें थी और कुछ भी नहीं था, वो खाली सब कुछ बंद था और वहाँ पे वो हाथ फैला रहे थे। तो मैंने ये चीज़ देखा तो फिर मुझे रहा नहीं गया और मैंने तभी डिसीजन लिया कि लाइफ में अगर मैं बचूंगा तो मैं इस सोसाइटी के लिए काम करूंगा। उसके बाद मैंने उनसे बातचीत किया, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, वापस मैं ठीक हुआ और फिर मैंने उनसे रीज़न जानना शुरू किया। मैंने उनसे पूछा कि आप भीख क्यों मांग रहे, पहले मुझे ये बताइए। तब जब उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ, मेरे जो फादर थे वो भी ब्लाइंड थे, वो भी भीख मांगते थे और मैं भी भीख मांग रहा हूँ, तो मैंने बोला क्या वजह क्या रहे, पढ़ाई क्यों नहीं। तो बस मुझे एक लगा कि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जहाँ हम इनके लिए अगर इनको एजुकेट कर सकते हैं तो इनका ये जो बैरियर है वो ख़त्म हो सकता है भीख मांगने का। उसके बाद जितने भी लोग थे इस एरिया में भीख मांगने वाले, मेट्रो बस ट्रेन, यहाँ मैं उनसे रेफरेंस मैंने लेकर सर खुद देखा है उत्तम नगर और नवादा, कई जगह मेट्रो स्टेशन पर भीख मांगते हैं। क्या कारण रहता होगा इसका? मैंने जहाँ तक देखा, मैंने लगभग 500 प्लस लोगों से बात किया। कहीं न कहीं उनकी मजबूरियाँ रही है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी हॉस्टल में रहते तो हैं, लेकिन उनको सिर्फ 2 वक्त के खाने का मिलता है और ना ही उनके पढ़ाई के लिए कुछ हो पाता है, और परिवार जो है वो भी उनको कहीं न कहीं बेघर कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में उनके पास भीख मांगना एक मजबूरी है। और तब मुझे लगा कि मैं इनके लिए इस बैरियर को ख़त्म कर सकता हूँ और इनके लिए कुछ कर सकता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीना गर्ग है। लीना गर्ग। आप भी दिव्यांग हैं? यस, मैं भी दिव्यांग हूँ। कब से? बाय बर्थ। बर्थ। अभी क्या कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं? यस, मैं अभी एजुकेशन ले रही हूँ। एजुकेशन में क्या कर रहे हैं? एजुकेशन में मैं ओपन से 12th कर रही हूँ और साथ में कुछ और भी कर रहे हैं? और साथ में अभी यहाँ पे रह के मैं टाइपिंग का कोर्स कर रही हूँ स्पीड के लिए। यहाँ रहना कैसा लगता है? ठीक लगता है? अच्छा है? खाना अच्छा मिल रहा है? रहने की व्यवस्था, माहौल कैसा है? हाँ जी, यहाँ का माहौल मुझे अच्छा लगा। मैं और भी हॉस्टल्स में रह के आई हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही वैसे तो। और खाना वाना भी ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपने बाल बहुत सुंदर बनाए हैं, कैसे बनाए हैं? मैम, वो तो बस धोती रहती हूँ मैं, तो इसीलिए ज़्यादा सिल्की हो गए कुछ। अच्छा। जी। अच्छा, आपने सामान खुद मैनेज करते हो सब कुछ? हाँ जी, हाँ जी, मैं मैनेज खुद कर ले हाँ जी, मैं मैनेज खुद कर लेती हूँ। खुद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीखा है। सीखा है। यस। यहाँ रहने में कोई तकलीफ, कोई परेशानी इस एनजीओ के द्वारा जो इतनी फैसिलिटी दी है, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि मेरे को कहीं हॉस्टल नहीं मिल रहा था। 11th करने के लिए हमें पढ़ाई जारी रखना था, तो मेरे को यहाँ पे सर रखे। मेरे को बहुत अच्छा लगा बैटल फॉर ब्लाइंडनेस। अच्छा,
क्या खास फैसिलिटी आपको यहाँ पे लगती है? यहाँ पे खास फैसिलिटी ये लगती है, यहाँ हमारा फीस वगैरह नहीं लगता है और हर मंथली में स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। कितने का देते हैं स्कॉलरशिप? 1200 रुपये। 1200 रुपये। उससे मदद हो पाती है आप लोगों की? यस। स्कॉलरशिप किस बिहाफ पे देते हैं, क्या करवाते हैं सर ऐसा? स्कॉलरशिप तो इसलिए देते हैं कि बच्चे अच्छे से फॉर्म फिल कर सके जॉब करने के लिए। हम लोग में जॉब करने के लिए राइटर फीस जमा करना पड़ता है, राइटर के लिए पैसा जुटाना पड़ता है। ये एक पूरा हॉस्टल है जो बैटल फॉर ब्लाइंडनेस फाउंडेशन चला रहा है और जहाँ 8 लड़कियाँ रहती हैं जो ब्लाइंड है या कहें जो दिव्यांग हैं, उनकी देख रेख की जाती है या कहें उनको रहने की पूरी व्यवस्था करा रखी है। खाने जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। पढ़ाई में भी पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। ये एनजीओ जो है राम कुमार के द्वारा चलाई जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों को जो खास फैसिलिटी दी जाती है, शॉर्ट हैंड वगैरह भी सिखाया जाता है, टाइपिंग सिखाई जाती है, समय समय पे बता रहे स्कॉलरशिप भी बच्चों को दी जाती है, जिससे वो बच्ची जो है आगे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के जो फॉर्म फिल होते हैं उनमें पूरा भागीदारी कर सके और आगे बढ़ सके। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली। मैं कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।